12th साइंस बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने लघु बीजाणुधानी का इंटरनल विस्तृत स्वरूप पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इसकी बाह्य त्वचा, अंतर त्वचा और मध्य त्वचा। उसके बाद इसमें टैपिटम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। टैपिटम की कोशिकाओं से घिरी हुई लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी जो होती है वो 4 भागों से निर्मित होती है, 1, 2, 3, 4, जो इसके चारों भागों में स्थित होती है। जब इसके परिपक्वन की क्रिया होती है तब इसमें स्फुटन की क्रिया होती है और परागकण मुक्त होते हैं, और यह प्रजनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लघु बीजाणुधानी, इसमें सामान्यतः 4 भित्ति पाई जाती हैं। यह 4 प्रकार की अलग अलग भित्तियों से आवृत होती है। बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत तथा टैपिटम, यह तीनों परतों से ढका रहता है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देता है। यह 1 से अधिक केंद्रों से निर्मित होता है। जब परागकोश अपरिपक्व होते हैं तो बीजाणु जनन ऊतक का समूह लघु बीजाणु के मध्य में पाया जाता है। मध्य भाग जब लघु बीजाणु जनन ऊतक परिपक्व होने की ओर अग्रसर होते हैं तब इनमें परागकोश जो होते हैं वो विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। जब परागकोश विकसित होते हैं तो बीजाणु ऊतकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यानी कि जब आपकी कोशिकाएं निर्मित होती हैं उनमें कोशिका विभाजन की क्रिया होती है और ऊतकों का निर्माण होता है। इन कोशिका विभाजन की क्रियाओं के द्वारा 4 कोणीय संरचना का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम लघु बीजाणुधानी की प्रक्रिया कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत परागकोश परिपक्व होते हैं। 2 लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं और मुक्त होने के बाद यह परिपक्व होते हैं जनन की क्रिया के लिए। लघु बीजाणुधानी, इसके 4 भाग बताए हैं, 1, 2, 3, 4। जब इसमें एसीमेट्रिक ऊतक निर्माण होता है तब इनमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के बाद इनमें केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक जो होता है लघु बीजाणुधानी और टैपिटम से घिरा हुआ होता है। उसके बाद इनमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो होती है धीरे धीरे प्रारंभ होती है, जिससे केंद्रक और रसधानी अलग अलग निर्मित हो जाते हैं और प्रजनन सेल्स का निर्माण करते हैं, और यह प्रजनन की क्रिया करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अब बात करते हैं परागकण। परागकण जो होते हैं सभी वनस्पतियों के फूलों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या और इनका आकार, रंग, बनावट सब भिन्न भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गुड़मोहर का फूल लोगे तो उसमें परागकणों की संख्या अधिक होती है, और दूसरी तरफ अगर आप धतूरे का फूल लोगे तो उसमें परागकणों की संख्या 7 से 8 होती है। इसलिए परागकण जो होते हैं विभिन्न प्रकार के फूलों में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। किसी का रंग लाल होता है, किसी का वाइट होता है, किसी का येलो होता है। वैसे ही बनावट, इनकी आकार, यानी कि इनकी आकार में भी चेंजेस आते हैं। इनका जो व्यास होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनकी भित्ति जो होती है 2 परतों वाली होती है, एक कठोर जिसे हम बायचोल कहते हैं, और ये बायचोल जो होता है स्पोरोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोलिनिन एक
स्पंज प्रकार का होता है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम जनन छिद्र कहते हैं, जिससे यह जनन कोशिकाओं को निर्मित करने का कार्य करते हैं। इसकी अंतःझिल्ली होती है। अंतःझिल्ली को हम अंतःचोल कहते हैं, जो पतला होता है और एक समस्थल का स्तर होता है, जो सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। सेल्यूलोज जो उसे जोड़े रखने का और जेली जैसा स्वरूप देने का कार्य करता है, जिसके कारण उसके अंतःपराग होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। पेक्टिन का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, उनको प्रोटीन पहुंचाना, प्लस उनको मजबूताई प्रदान करना। ये आपके परागकण के दो चोल होते हैं, बाह्यचोल और अंतःचोल, जिसके कारण उनके डेवलपमेंट की क्रिया होती है वो पूर्ण होती है। अब इनमें जनन की क्रिया किस प्रकार होती है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।